नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपके सामने जो आपके कमीशंस होते हैं एमपी पीएससी में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जितने भी कमीशंस हैं 16 कमीशन का जिक्र है, ये आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो काफ़ी सारे लोग आप में से प्रयास कर रहे हैं उनको याद करने का, लेकिन कन्फ्यूज़न इसमें सबसे बड़ा क्या होता है कि काफ़ी सारे नाम हैं, ठीक है, प्रेजेंट नेम है सबके, ठीक है, फर्स्ट नेम है, टेन्योर किसका कितना रहता है, डिसमिसल कैसे होते हैं, इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये सारा डेटा एक जैसा लगता है, जब हम सबको पढ़ लेते हैं तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, हौच पौच कि किसको हम कैसे याद रखें। तो मैंने थोड़ा सा मेहनत करके एक शीट तैयार की है, और ये शीट आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले इसको थोड़ा सा वीडियो को देख के जाएं, और अभी देख रहे हैं तो और अच्छी बात है, इसको सेव कर लें। और साथ में इसकी आपको पीडीएफ भी दूंगा, और पीडीएफ के थ्रू भी आप इस शीट को एक बार पढ़ लोगे, नज़र डाल लोगे तो आपके याद रहेगा। क्योंकि नो डाउट कि कमीशन से रिलेटेड 2 से 3 बल्कि 4-5 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कार्यकाल वगैरह पूछ लिया तो ठीक है, लेकिन नेम पूछ लिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम इनमें सारे जितने भी कमीशंस हैं सबको मैंने कंपेयर किया है, और सबको एक एक करके आपको कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ होल्ड हो पाए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि टोटल जो 16 कमीशंस हैं उनका जिक्र किया गया है। इसमें कुछ आपके सेंट्रल के हैं, कुछ आपके स्टेट के हैं। तो हम बारी बारी से सबको देखेंगे। ये जो रेड वाले हैं आपके सारे, ऊपर जो रेड वाले हैं आपके, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, यानी कि इनका जिक्र किस में है, संविधान में है। ये जितना भी रेड रेड दिख रहा है आपको, हल्का सा ऑरेंज कलर का, ठीक है। बाकी जितना भी व्हाइट में और ये जितना भी पोर्ट है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका संविधान में जिक्र नहीं है, ये किसी आर्टिकल के तहत इसको बनाया गया है। माफ कीजिए, आर्टिकल नहीं, एक एक्ट के तहत। और सबसे लास्ट में आपको एक नीति आयोग दिखेगा, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि ना इसका संविधान में जिक्र है और ना ही इसके लिए किसी अधिनियम को लागू किया गया है। तो हम बारी बारी से सबको पढ़ते हैं। इसको जूम कर देता हूं मैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, ठीक है। ये आपका सेंट्रल में भी रहता है और स्टेट में भी रहता है। ये संवैधानिक है। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 में। याद रखें, 26 जनवरी ना लगा देना, एक दिन पहले ही इसका इस्टेब्लिशमेंट हो गया था। ये संवैधानिक है, तो इसका जिक्र संविधान में जरूर होगा। तो इसका आर्टिकल भी होगा, तो आर्टिकल 324 से 329 के बीच में है। हो सके तो याद कर लेना, ना हो सके तो कम, एटलीस्ट इतना तो याद रखना। किस भाग में है? भाग 14 में है। और इसकी ज्वाइनिंग कौन कराता है? प्रेसिडेंट कराता है। तो एक चीज आपको कॉमन बता दूं, जितने भी संवैधानिक पद हैं उनमें ज्यादातर में ज्वाइनिंग राष्ट्रपति कराता है, और जो राज्य में होते हैं उसमें राज्यपाल कराता है। तो ज्वाइनिंग की देखें, इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट कराता है, और स्टेट में प्रेसिडेंट कराता है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सलाह करने के बाद में। यूपीएससी में प्रेसिडेंट कराता है, पीएससी स्टेट का है तो उसमें राज्यपाल कराता है, ठीक है। एससी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें भी प्रेसिडेंट कराता है। एसटी ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, प्रेसिडेंट कराता है। ओबीसी इसमें भी प्रेसिडेंट कराता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, इनका डिसमिसल कैसे होता है। डिसमिसल जिसमें प्रेसिडेंट ज्वाइनिंग कराएगा उनमें ज़्यादातर में डिसमिसल भी प्रेसिडेंट के थ्रू ही होगा। अब फर्क क्या है, किसी में महाभियोग वाले तरीके से डिसमिसल होगा, तो किसी में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद में डिसमिसल होगा। तो इलेक्शन कमीशन में जो डिसमिसल होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह, उसकी सलाह पर नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह उसका डिसमिसल होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का डिसमिसल कैसे होता है? संसद में होता है, 2/3 बहुमत से होता है, महाभियोग की प्रक्रिया के थ्रू होता है। लेकिन इसको महाभियोग बोलेंगे नहीं, प्रक्रिया वो अपनाई जाती है, लेकिन इसको महाभियोग शब्द है वो हम यूज नहीं करेंगे। महाभियोग शब्द हर किसी के लिए यूज नहीं करते हैं, प्रक्रिया सिर्फ वही अपनाई जाएगी। इसमें कोई ज्वाइनिंग कमेटी होती है? नहीं होती है। मेंबर कितने होते हैं? 1+2 होते हैं। शुरुआत में जो इसके मेंबर थे, एक मेंबर था, बाद में इसको चेंज करके आपके 2 मेंबर कर दिए गए, यानी कि 3 मेंबर कर दिए गए 89 में। 93 तक
फिर एक मेंबर कर दिया गया 93 में, फिर चेंज करके 1+2 कर दिए गए। एक्सपीरियंस, अनुभव का कोई जिक्र नहीं है, कितना होगा संविधान में कोई जिक्र नहीं है। पहले सुकुमार सेन थे, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्तमान में अभी सुशील चंद्रा है, ये 2021 में है। सुनील अरोरा मत लगा देना, ये अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, इनके बाद में सुशील चंद्रा बने अप्रैल 2021 में। और प्रेजेंट वाले एक कोशिश ये करना कि एक बार आप इंटरनेट पे चेक जरूर करके जाएं। मैंने ज़्यादातर प्रयास किया है कि इसमें डेट और ईयर और मंथ भी डाल दूं, ताकि आपको ये लगे कि हाँ ये रिटायर नहीं हो सकते। अगर कोई 2018-19 का है तो वो रिटायर्ड हो सकता है, याद रखें। टेन्योर इनका होता है 6 साल या 65 साल। ज़्यादातर जितने भी जो बड़ी पद हैं जो संवैधानिक है उनमें 65 साल या 6 साल दिया जाता है। तो देख लीजिए, इलेक्शन में 65 साल या 6 वर्ष है, यूपीएससी में भी है, स्टेट में 62 साल है, सीएजी में 6 साल या 65 साल है। और ये जितने भी जाति वाले हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, ओबीसी, इन सब में 3 साल और 65 साल है। बाकी सब में ज़्यादातर आपको 65 मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद में ये पोस्ट ले सकते हैं, ये संविधान में कोई भी जिक्र नहीं है। ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसमें एक रिमार्क और लिखा हुआ है मैंने, ये याद रखें, पूछ चुके हैं आपसे पेपर में। आर्टिकल 243 के तहत ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, और आर्टिकल 243 के तहत नगर पालिका के चुनाव होते हैं। तो ये 2 आर्टिकल जरूर याद रख लें, पेपर में पूछ चुके हैं। सेंट्रल की तरह स्टेट में भी होता है। स्टेट में संविधान में शुरू में नहीं था, याद रखें, शुरू में आपके ये जो इलेक्शन कमीशन था स्टेट का, ये नहीं था। ये पंचायती राज अधिनियम आया था 73-74, उसके बाद में इसको ऐड किया गया है। तो इसका शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 1994 में। किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 243 के तहत है, ठीक है। सेम चीज इसका ज्वाइनिंग प्रेसिडेंट कराता है। और ऊपर जो जो डिसमिसल है, देखिए रिटायरमेंट और डिसमिसल दोनों अलग चीज़ें। रिटायरमेंट में नॉर्मली रिटायर्ड होते हैं अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद में, और प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन डिसमिसल का मतलब है हटाना, तो हटाने की प्रक्रिया एक अलग होती है। हम इसमें डिसमिसल पढ़ रहे हैं। डिसमिसल इसका कैसा होता है? इसमें जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उसकी तरह इसका डिसमिसल होता है। आर्टिकल 243 के में इसका जिक्र किया गया है। इसमें अभी सिंगल मेंबर ही हैं, ठीक है। और ये मैं स्टेट में जो भी आपको बताऊंगा ये एमपी का बताऊंगा आपको। अदर स्टेट में अदर डेट हो सकती है, लेकिन हम सारा यहाँ पर एमपी का पढ़ रहे हैं। पहले इसके एनबी लोहानी थे, याद रखें। और वर्तमान में कौन है आपके? बसंत प्रताप। टेन्योर वही सेम है, आफ्टर रिटायरमेंट मेंशन नहीं है। इसका एक रिमार्क देख लें, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है एमपी का, उसका जो मोटो है, ये पूछ सकते हैं, ये है हर वोट कीमती, हर निकाय, सिकाय नहीं है, निकाय कर लेना, हर निकाय महत्वपूर्ण। अगला हम यूपीएससी की बात करते हैं। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है ये आज़ादी से पहले से हो रहा है। तो ये 1 अक्टूबर 1926 से 1 अक्टूबर 1926 से यूपीएससी का गठन किया गया था। एग्ज़ाम तो उसके भी पहले किया जा रहा है, लेकिन इसको जो प्रॉपर तरीका है वो 1 अक्टूबर 1926 से इसको संवैधानिक बना दिया गया था। मतलब अंग्रेजों ने इसको मान लिया था, और जब हमारा संविधान बना तो हमने इसको आर्टिकल 315 से 323 के बीच में डाला है, ठीक है। देखें, इसके बाद में इलेक्शन शुरू हो जाता है, और इसके पहले कौन सा है? यूपीएससी है। ये किस में? भाग 14 में ज्वाइनिंग प्रेसिडेंट कराता है। और इसको हटाते कैसे हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में। महाभियोग वाली प्रक्रिया यहाँ अप्लाई नहीं होती है। मेंबर कितने हो सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में इसका डिफाइन नहीं था, बाद में इसको थोड़ा सा इसमें कुछ अमेंडमेंट लाया गया, और इसके जो मैक्सिमम मेंबर कर दिए 1+10 कर दिए। एक अध्यक्ष और 10 दूसरे सदस्य। एक्सपीरियंस क्या होता है? 10 साल का सिविल सेवा में आपको अनुभव होना चाहिए। पहले कौन थे? सर बोस बारकर थे, 1926 में बने थे। वर्तमान कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। मैंने बताया वर्तमान जरूर देख के जाएं, हो सकता है वीडियो लेट देखें और तब तक वर्तमान चेंज हो जाए। टेन्योर 6 साल 65 साल। अब इसमें क्वेश्चन पूछते हैं क्या ये रिटायरमेंट के बाद कोई पोस्ट ले सकता है? तो मैंने लिखा है टेक अपर पोस्ट इन यूपीएससी। इसका मतलब है अगर अध्यक्ष है तो वो रिटायर होकर कुछ नहीं ले सकता, लेकिन अगर कोई मेंबर है तो वो अध्यक्ष पद के लिए जा सकता है। अपर पोस्ट, अपने से सीनियर पोस्ट में वो जा सकता है। पीएससी स्टेट का होता है, और इसका जो गठन हुआ था तभी हुआ था जब एमपी का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। आर्टिकल सेम वही है,
ज्वाइनिंग इसकी राज्यपाल कराता है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में और नीचे हाई कोर्ट की जांच के बाद में। मेंबर इसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं पीएससी में, लेकिन अभी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है 1+4 है, वर्किंग नहीं है। वर्किंग मैंने पीएससी की वेबसाइट पर सर्च किया था, इससे कम है, शायद 3 मेंबर हैं, लेकिन जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है वो 1+4 हो सकती है। एक्सपीरियंस मेंशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 10 साल इसमें भी सिविल सर्विसेज का शायद एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन मेंशन नहीं है कहीं भी। पहले कौन थे? डीवी रेगे थे, याद रखें। वर्तमान में है राजेश लाल मेहरा, और ये एक्टिंग चेयरमैन है, मतलब परमानेंट नहीं है, एक्टिंग चेयरमैन है, टेम्पररी है। टेनवर कितना रहता है इनका? 6 साल या फिर 62 साल। इसका 65 नहीं है, 62 है, याद रखें इसको। अपर पोस्ट ले सकते हैं, जी हाँ। अगर कोई अध्यक्ष है तो वो यूपीएससी में जा सकता है, और कोई नॉर्मल मेंबर है तो वो पीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है और यूपीएससी की पोस्ट में भी जा सकता है, यानी कि अपने से ऊपर वाली पोस्ट में आप जा सकते हो। अगला बात करते हैं सीएजी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएजी की जो गठन हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को ही हुआ था। आर्टिकल 148 से 151 के बीच में, हो सके तो इसके आर्टिकल याद रख लेना, 3 ही है। राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है और ज्वाइनिंग भी राष्ट्रपति कराता है। देखिए, शपथ जो है, ओथ, इसका जिक्र हर जगह नहीं है। संविधान में कहीं कहीं जिक्र है और कहीं कहीं जिक्र नहीं है। तो सीएजी का जिक्र संविधान में शपथ दिलाने का है, तो मैंने लिख दिया है। हटाया कैसे जाता है? सेम सीजीआई की तरह, यानी कि महाभियोग वाली प्रक्रिया के जैसा। एक ही मेंबर होता है सीएजी में। पहले थे आपके बी नरहरि राव और वर्तमान में जीसी मुर्मू, जो 2020 में इन्होंने ज्वाइन किया है। कार्यकाल 6 साल या 65 साल। रिटायरमेंट के बाद कोई पोस्ट ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। इसके बाद में कुछ इसके और फैक्ट देखें। 1976 तक, आज़ादी से 1976 तक सीएजी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑडिटिंग का काम भी देखता था और अकाउंटिंग का काम भी देखता था, दोनों काम यही करता था। लेकिन बाद में इसको सीएजी को अकाउंटिंग के काम से हटा दिया गया, यानी कि अकाउंट को मेंटेन नहीं करेगा, ये सिर्फ क्या करेगा? ऑडिट करेगा। 76 तक दोनों काम इसी के पास में थे। तो पूछ सकते हैं आपसे पेपर में, ये सेंट्रल में है लेकिन स्टेट में अभी भी ये दोनों काम करता है, अकाउंटिंग का भी और ऑडिटिंग का भी। अब हम बात करते हैं एससी वाला, जो अनुसूचित जाति का है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये बार बार इसको जो कमीशन था इसको ब्रेक किया गया था। शुरू में जो आर्टिकल था उसके 338 में एक कमीशन होगा, एक इस तरीके से गवर्नमेंट एक विभाग बनाएगी, ये जिक्र है। उस समय बना नहीं था लेकिन बनाएगी, ये जिक्र है 338 में। फिर एक 65वां अमेंडमेंट हुआ एससी एसटी कमीशन का 1990 में। इसके तहत गवर्नमेंट ने एसटी और एससी दोनों को इसमें शामिल रखा था। 2004 फरवरी में इसको ब्रेक कर दिया गया। 19 फरवरी 2004 को एससी कमीशन को अलग कर दिया गया और एसटी कमीशन को अलग कर दिया गया। 2004 तक क्या था? ये दोनों कमीशन कैसे थे? एक साथ काम करते थे, एक ही आयोग था। इसमें जो ज्वाइनिंग कराता है वो प्रेसिडेंट कराता है, और इसमें जो निष्कासित किया जाता है, डिसमिसल है, वो प्रेसिडेंट करता है सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में। मेंबर कितने होते हैं? 1+1+3। इसका मतलब क्या? एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 आपके अन्य सदस्य। वर्तमान कौन है? अब देखिए, अब पूछा जाए कि एससी जो अनुसूचित जाति का जो आयोग है, अब उसकी वर्तमान जो स्थिति है वो क्या है? तो अब इसको वर्तमान मानेंगे। 19 फरवरी 2004 से एससी कमीशन चल रहा है। सेम एसटी कमीशन भी 19 फरवरी 2004 से ही चल रहा है, ठीक है। उसके पहले दोनों मर्ज थे, आपस में अलग अलग हुए हैं, तो अब इन दोनों की जो प्रेजेंट डेट है वो ये आएगी। इसके पहले एससी एसटी के लिए 1990 में एक ही कमीशन हुआ करता था। प्रेसिडेंट कराता है, और इसमें भी सेम प्रेसिडेंट ही कराता है। डिसमिसल भी सेम है, मेंबर की जो पोजीशन है वो भी सेम है, लगभग दोनों में एक जैसी सेम चीज़ चलेगी। पहले थे इसके भोला पासवान शास्त्री, 2004 में जो बने थे वो बने थे आपके सूरज भान, याद रखें। वर्तमान में है विजय संपला 2021 में है, और इसका जो कार्यकाल है वो 3 साल या 65 साल रहता है। पोस्ट पर दोबारा जा सकते हैं, तो ये 2 बार तक चुने जा सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ी कॉमन चीज़ है, ये जितने भी कमीशन है एससी एसटी ओबीसी आयोग, इन सब का ये कुछ चीज़ें इसमें कॉमन है। 3 साल 65 साल और 2 बार तक चुन सकते हैं, तो बार बार हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें।
बात करते हैं एसटी वाली, तो इसका भी जो गठन है वो 19 फरवरी 2004 को ही हुआ था और संविधान में एक भाग जोड़ा गया 338A। ये पहले नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। इसका जो अध्यक्ष ज्वाइनिंग है प्रेसिडेंट कराता है और रिटायरमेंट भी सेम ही है, मैंने आपको बताया अभी। अगला बात करते हैं हम ओबीसी के बारे में। इसके जो पहले थे वो कुंवर सिंह थे और जो वर्तमान है वो हर्ष चौहान है। याद रखें, नाम जरूर याद रखें, ये जरूर पूछ सकते हैं आपसे। ओबीसी के लिए 338B जोड़ा गया, 338A में एसटी जोड़ा गया और 338B में क्या जोड़ा गया, ओबीसी जोड़ा गया। 102वां अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल में, ठीक है। इसको अधिनियम के तहत शुरू में इसको लागू किया गया था, बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया गया। ज्वाइनिंग प्रेसिडेंट, हटाना भी प्रेसिडेंट है, सेम इसमें सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में हटाते हैं। अवेलेबल कोई ज्वाइनिंग कमेटी नहीं होती। स्ट्रक्चर 1+1+3 है। RN प्रसाद 1993 में थे, ठीक है। और भगवान लाल सहानी थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में है, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जोड़ दिया गया, ये 2019 में जोड़ा गया है, उसके बाद में कौन है, भगवान लाल सहानी। और वर्तमान भी अभी यही है, भगवान लाल सहानी। एक इसमें दो चीजें और इसमें देखें कि ओबीसी वाले में इंदिरा सहानी वर्सेस मंडल केस हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ओबीसी कमीशन अलग से बनाए। 1978 में एक फॉर्मेशन हुआ था जिसमें मल्टीपल मेंबर कमीशन थे फॉर एसटी के लिए। इसके फर्स्ट चेयरमैन थे भोला पासवान। भोला पासवान 1978 में रहे हैं, 90 नहीं रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था कि एसटी को भी इसमें ऐड किया जाए। अगला ओबीसी स्टेट के बारे में हम देखते हैं। ये 13 मार्च 1993 में हो गया था। स्टेट ने पहले ही फॉर्मेशन कर लिया था, एमपी ने। कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टेट गवर्नमेंट इसको ज्वाइनिंग कराती है और इसका डिसमिसल भी स्टेट गवर्नमेंट कराती है, ठीक है। इसमें राज्यपाल नहीं है, सिर्फ स्टेट अपने हिसाब से डिसीजन ले लेती है। इसमें कमेटी अवेलेबल नहीं होती। मेंबर 1+2 हैं। शुरुआत में जो पहले थे वो बसंत राव थे और वर्तमान है राधेश्याम बघेल। एज इसमें वही है, 3 साल 65 साल, 2 बार तक इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल थे जिनका संविधान में जिक्र है। अब हम उनको पढ़ेंगे जिनका संविधान में जिक्र नहीं है। सीवीसी 1947 में जब आज़ादी मिली थी तब से ही भारत में चल रहा था कि एक ऐसा कमीशन हो जो सरकारी जो व्यक्ति हैं उनकी जांच कर सके। तो फाइनली काफ़ी सारे कमीशन बने, लेकिन 11 फरवरी 1964 में एक कमीशन बनाया गया, लेकिन ये कोई एक्ट नहीं था उस समय। सिर्फ सरकार ने एक ऐसे ही नॉर्मली बिना किसी एक्ट के कमीशन बना दिया था। लेकिन 2003 सितंबर में अधिनियम निकाला गया और उसके तहत सीबीसी को एक अधिनियम के तहत, गजट के तहत प्रकाशित किया गया। ज्वाइनिंग प्रेसिडेंट कराता है, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट एक कमेटी के माध्यम से ज्वाइनिंग कराता है। अब वो कमेटी कौन सी होती है, बड़ा याद रखें, पेपर में पूछ सकते हैं। कमेटी हर किसी में नहीं है ज्वाइनिंग वाली, किसी किसी में है। तो इसकी जो कमेटी होती है उसमें पीएम होता है, लोकसभा में अपोजिशन पार्टी का मेंबर लीडर होता है और होम मिनिस्टर होता है। ये 3 लोग होते हैं उसकी कमेटी में। मेंबर कितने होते हैं, 1+2। ये कमेटी ज्वाइनिंग कराने वाली कमेटी है, ठीक है। इसमें मेंबर नहीं है, ये सिर्फ क्या करेंगे, इन 3 मेंबर्स को ज्वाइन कराएंगे बस। एक्सपीरियंस, ऑल इंडिया सर्विसेज में एक्सपीरियंस हो, और सीबीसी में फाइनेंस, इंश्योरेंस का भी एक्सपीरियंस मांगते हैं। क्योंकि होता क्या है, सीबीसी में मोस्टली अकाउंट्स रिलेटेड जांच की जाती है। किसी सरकारी अधिकारी ने कोई धांधलेबाजी की है, नहीं की है, फाइनेंशियली तरीके से उसकी जांच की जाती है। इसीलिए इसमें फाइनेंस और इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। पहले थे आपके श्रीनिवास राव और वर्तमान में संजय कोठारी। ये एक पहला आयोग है जिसमें 4 साल है, बाकी 4 साल किसी में नहीं है, किसी में 3 है, किसी में 5 है, लेकिन इसमें कितना है, 4 साल है। उसके बाद में ये पोस्ट ले सकता है, जी हाँ, अगर ये मेंबर है। प्लस जहाँ जहाँ लगा है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई मेंबर है तो वो अपर पोस्ट, अध्यक्ष वाली पोस्ट को ले सकता है। इसका एक रिमार्क याद रखें, स्टेट विजिलेंस नहीं होता है, ठीक है। विसिल ब्लोअर विधेयक आया था 2011 में, और ये किसी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं करता है। स्टेट विजिलेंस का अंदर है कि मतलब स्टेट अपने हिसाब से कोई अधिनियम निकालता है तो वो ठीक है, लेकिन सेंट्रल के उसके सेंट्रल के तहत नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट नहीं है। स्टेट अपना बनाना चाहे तो बना सकता है, उसकी मर्जी है स्वयं की। ये बिसिल ब्लोअर विधेयक याद रखें 2011 में आया था,
और ये किसी मिनिस्ट्री के अंडर में काम नहीं करता, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वुमेन कमीशन की बात करें, ये 31 जनवरी 1992 में सेंट्रल में आया था, ठीक है। और ये किस एक्ट के तहत आया था? 1990 के तहत। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें ज्वाइन कराती। ये जितने भी एक्ट जो एक्ट के तहत आएंगे ना, अधिनियम के तहत, इसमें गवर्नमेंट ही ज्वाइन कराएगी और गवर्नमेंट ही उनको डिसमिस करेगी। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल वाले होंगे उसमें मोस्टली में प्रेसिडेंट आ जाएंगे, ठीक है। कोई कमिटी इसके लिए नहीं गठित होती है। मेंबर 1+5 हो सकते हैं। पहली थी जयंती पटनायक, वर्तमान में रेखा शर्मा, एक बार चेक करके जरूर जाएं। कार्यकाल 6 साल या 65 साल। रीअपॉइंट किया जा सकता है। रीअपॉइंट वर्ड सब में नहीं मिलेगा आपको, वुमेन कमीशन में रीअपॉइंट किया जा सकता है, याद रखें। अगला है गिरजा व्यास, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये 2 बार चुनी गई हैं, एकमात्र महिला है जो 2 बार चुनी गई हैं। स्टेट की बात करूं तो स्टेट में 6 साल बाद 23 मार्च 1998 में था, और स्टेट ने अपना जो एक्ट लगाया था वो 1995 में था, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइन कराती है एमपी में। ये सब एमपी का बता रहा हूँ, किसी दूसरे स्टेट का नहीं है। डिसमिसल भी एमपी कराता है। और जो मेंबर है 1+6, पहली थी उपमा राय, वर्तमान में है लता बानखेड़े, कार्यकाल सेम है। रीअपॉइंट किया जा सकता है स्टेट में भी, याद रखें। अगला ह्यूमन राइट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसकी कमेटी जो बनती है बहुत टफ है, ये याद रखें इस चीज़ को। अधिनियम 1993 में लागू हुआ था और बना भी 1993 में दिया था। ज्वाइनिंग कौन कराता है? प्रेसिडेंट। किसकी जांच और डिसमिसल? प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में। इसकी कमेटी जरूर देखें, बहुत टफ कमेटी है इसमें। इसकी जो कमेटी होती है उसमें पीएम होता है, होम मिनिस्टर होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा की अपोजिशन पार्टी का अध्यक्ष होता है, सॉरी लोकसभा की अपोजिशन पार्टी मतलब लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा में अपोजिशन की पार्टी होती है उसका विपक्ष का नेता होता है। मेंबर देखें 1+1+1+3+7, ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ रिमार्क के पास ले चलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 1 का मतलब है एक मेंबर इसमें होगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश हो। चीफ जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट का, या सुप्रीम कोर्ट का कोई दूसरा न्यायाधीश हो, यानी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही एक व्यक्ति चुना जाएगा। दूसरा जो एक है, जो सेकंड वाला एक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों आ गए, लेकिन हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तक इसमें सिलेक्ट हो सकता है। अब बाकी 3 हम देखते हैं, ये 2 तो कोर्ट से आ गए। 3 ऐसे व्यक्ति चाहिए जिन्हें ह्यूमन राइट की नॉलेज हो। इसमें कोई जिक्र नहीं है कि ये जस्टिस हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऐसे मेंबर हो जिनको ह्यूमन राइट की नॉलेज हो, ठीक है। 3 और हो गए आपके, सॉरी एक और रह गया इसमें 1। जो एक और है, ये हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या हाई कोर्ट का जज रहा हो, इनमें से कोई भी हो सकते हैं। जज नहीं लिख पाए हो, लिख लेना, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या हाई कोर्ट का नॉर्मली जज रहा हो, ये आ जाएगा। 3 ऐसे हो जिनको ह्यूमन राइट की नॉलेज हो। ये आपके 1+1+3 होगा, यानी कि टोटल आपके 6 हो गए। 7 मेंबर हमें और लेने हैं। इन 7 को मैंने 2 पार्ट में लिखा है। 7 में से मैंने ब्रेक कर दिया, पहले 3 और उसके बाद में हम फिर 4 लेंगे। तो इन 3 में तीनों आयोग के कमिश्नर ले लिए, SC ST OBC, इसीलिए ब्रेक किया ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। 3 कमिश्नर होंगे SC ST OBC, जाति वाले हो गए, ठीक है। अब बाकी 4 में हम क्या लेंगे? एक में चाइल्ड, एक में वुमेन, एक में माइनॉरिटी, एक में जो विकलांगता यानी कि जो हैंडीकैप से रिलेटेड जो आयोग है जो डील करता है उसके कमिश्नर। हैंडीकैप से रिलेटेड जो कमीशन है उसका हमारे जो सिलेबस है उसमें जिक्र नहीं है, लेकिन ह्यूमन राइट कमीशन में वो एक पार्ट होता है, ठीक है। समझ में आया होगा। 2 चीज़ दोनों याद रखें, इसके टोटल मेंबर किस किस तरीके से सिलेक्ट किए जाते हैं और इसकी जो कमेटी होती है सिलेक्ट कराने वाली वो किस तरीके से, उसमें मेंबर कौन कौन से होते हैं। बहुत कंफ्यूजन है, इसीलिए एक साथ इसको याद रखना। पहले थे आपके रंगनाथ मिश्रा, वर्तमान में HL दत्तू, और 70 साल जो डेट है वो सिर्फ इसी में दी गई है, क्योंकि होता क्या है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ले रहे हो तो तब तक एज हो जाती होगी, 65 साल तो वही एज है, तो उसके बाद में कोई व्यक्ति बनेगा तो 70 साल तो आपको देना ही पड़ेगा। 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था और इसकी जो डेट थी वो एज थी 3 साल या 70 साल,
इसमें क्वेश्चन आता है कि ये कोई दूसरी पोस्ट ले सकता है? हाँ, ये ह्यूमन राइट कमीशन में ही कोई भी पोस्ट ले सकता है, बाहर कहीं पोस्ट नहीं ले सकता है। स्टेट की बात करें, स्टेट में भी लगभग इसी टाइप से रूल फॉलो करते हैं। डेट 13 सितंबर 1995 है। एक्ट 1995 के तहत आया था। राज्यपाल इसमें ज्वाइन कराता है और जो हटाता है वो राज्यपाल की इन्वेस्टिगेशन के बाद में हटाते हैं। अब इसमें जो कमेटी होती है ज्वाइन कराने वाली, वो सेंट्रल जैसी ही रहती है। जहाँ पीएम है वहाँ सीएम आ जाएगा, होम मिनिस्टर स्टेट में भी होता है वो आ जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष में विधानसभा अध्यक्ष आ जाएगा और विधानसभा का विपक्ष का नेता आ जाएगा। राज्यसभा यानी कि राज्य विधानमंडल जहाँ है वहाँ मेंबर लेंगे, जहाँ नहीं है वहाँ मेंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। मेंबर होते हैं 1+1+3, सॉरी 1+1+1, यानी कि एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक अन्य अध्यक्ष। तो हम इसमें इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसमें जैसे ऊपर आपका यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। पहला जो मेंबर है ये आपका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है, हाई कोर्ट का जज हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो मेंबर है वो हाई कोर्ट का नॉर्मल जज या फिर सिविल कोर्ट का जज भी, सेशन कोर्ट का जज भी हो सकता है, ठीक है। एक मेंबर इसमें जिसको ह्यूमन राइट की नॉलेज है वो हो सकता है। बाकी इसको मैंने इसकी वेबसाइट पर भी सर्च किया तो ऐसा कुछ फॉर्मेशन जिक्र नहीं हुआ, जैसे चाइल्ड, वुमेन, माइनॉरिटी, इनके कमिश्नर भी लिए जाएं, ये इसकी वेबसाइट पर मुझे कहीं मिला नहीं था, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अच्छा इसके प्रथम देख लेते हैं। प्रथम मुझे कहीं दिखे नहीं, सॉरी ये छूट गया, एक बार आप सर्च कर लेना खुद से ही। वर्तमान में इसके नरेंद्र कुमार जैन है और इसमें भी जो एज है वो 3 साल या 70 साल है। आरटीआई की बात करें, ये 2005 में शुरू हुआ था और इसका जो एक्ट है 2005 में ही आया था। प्रेसिडेंट के द्वारा ही इसमें सेलेक्ट करते हैं, कमेटी होती है और शपथ दिलाती है। शपथ जरूर याद रख लें, हर जगह नहीं है, जहाँ है वहाँ याद रखें। हटाना प्रेसिडेंट हटाता है सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में। इसमें जो सिलेक्शन है वो पीएम, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अपोजिशन पार्टी का जो लीडर है वो भी इसमें होता है और कुछ नॉमिनेट मेंबर होते हैं जो पीएम द्वारा किए जाते हैं। टोटल मेंबर 1+10 मैक्सिमम है। जो एक्सपीरियंस है वो लॉ का हो, साइंस का हो, टेक्नोलॉजी का हो, ठीक है, सोशल सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें उसको एक्सपीरियंस हो। पहले थे वजीहुत हबीदुल्ला, बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन थी पहली दीपक संधू, वर्तमान में वाई के सिन्हा। एज लिमिट होती है 65 साल या 3 साल। पोस्ट आरटीआई में प्लस पोस्ट, यानी कि जो मेंबर है वो अध्यक्ष बन सकता है। इसका एक रिमार्क देख लें, आरटीआई का जो अमेंडमेंट था वो जुलाई 2019 में हुआ है, ठीक है। और ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंडर में आता है। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टेन्योर डिसाइड करती है कि 3 साल रखें या 5 साल रखें। पहले 5 साल था, उसको 3 साल कर दिया गया है। स्टेट की बात करें, ये भी 2005 में आ गया था, एक्ट 2005 है। इसमें राज्यपाल कराता है, हटाता भी राज्यपाल है हाई कोर्ट की जांच के बाद में। कमेटी इसमें अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। सेंट्रल में है, स्टेट में मुझे नहीं मिली। मेंबरों की संख्या भी मुझे नहीं समझ में आई। मैंने ये राज्य की जो आपकी एमपी की जो पोर्टल है आरटीआई का, उसमें भी मैंने जाकर देखा तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है। तो एक मुख्य सूचना आयुक्त तो जरूर रहता है, एक सूचना आयुक्त रहता है। तो ये तो जिक्र है, लेकिन ये कितने होते हैं, कैसे होते हैं, ये कोई जिक्र नहीं है। निजी सचिव होते हैं, सचिव होते हैं, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। इसमें जो पहले थे वो थे आपके TN श्रीवास्तव थे और जो वर्तमान है वो आपके अरविंद शुक्ला है। टेन्योर इसका सेम वैसा का वैसा ही रहता है। चिल्ड्रन देखते हैं, हम बाल देखते हैं। ये 5 मार्च 2007 में हुआ था, गजट में प्रकाशित। एक्ट 2005 का था, अधिनियम 2005 में आया था और ये कमीशन 2007 में बना था। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर नियुक्ति कराती है, हटाती भी सेंट्रल गवर्नमेंट है। किसके अंडर में आता है? बाल विकास मंत्रालय के अंडर में आता है, ठीक है। मेंबर देखें इसके, बड़े इंपॉर्टेंट है। 1+6 होते हैं। 1+6 में भी जो 6 मेंबर है उसमें से 2 वुमेन कंपलसरी हैं और 4 दूसरे हो सकते हैं, ठीक है। पहले थे इसके शांता सिन्हा, इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। वर्तमान में प्रियंक कानूनगो। इसमें जो टेन्योर है वो 3 साल या 65 साल है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें देखें।
अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 3 साल 65 साल है, और जो अन्य सदस्य हैं उनका 3 साल या 60 साल है। पोस्ट 2 बार तक इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर लिखा है, एकमात्र पोस्ट है जिसमें इस तरीके से लिखा है 2 बार तक ज्वाइन। और इसमें किन को शामिल किया जाता है, जो 18 साल तक के बच्चे हैं जन्म से, उनको शामिल किया जाता है। इसमें अगर कोई पोस्ट खाली हो जाती है तो 90 दिन के अंदर उसको भरा जाता है, रिमेनिंग पीरियड के अंदर, और अपनी रिपोर्ट किसको देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगला बात करते हैं, स्टेट में इसका जिक्र नहीं है, चिल्ड्रन वाला। एनजीटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2010 में बना था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अधिसूचना के तहत इसको लागू किया था। और इसमें जो ज्वाइनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कराता है चीफ जस्टिस से डिस्कस कर। हटाते कैसे हैं, हटाते इसको जुडिशियल मेंबर हैं, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में प्रेसिडेंट हटाता है। जो इसके जो मेंबर हैं, अदर मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिसमिस। जो, हाँ, इसमें एक चीज़ और देखें कि जो इसका अध्यक्ष है उसको तो प्रेसिडेंट हटाएगा एससी की जांच के बाद में, और जो अदर मेंबर है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस कर सकती है। चेयरमैन देखें, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ चेयरमैन ही रहता है, पहला जो मेंबर है वो चेयरमैन, वही इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें कई प्रकार के सदस्य लेते हैं, 10 से 20 इसमें जुडिशियल मेंबर होते हैं, ठीक है, न्यायिक सदस्य होते हैं, और 10 से 20 एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि टोटल 50 तक मेंबर हो सकते हैं, है नहीं अलग बात है, लेकिन टोटल 50 तक हो सकते हैं। 10 से 20 जुडिशियल और 10 से 20 एक्सपर्ट। बहुत बड़ी कमेटी है, एकमात्र। पहले थे इसके लोकेश्वर सिंह पंटा और वर्तमान में है आदर्श गोयल। अब इसमें जो मेंबर लिए जाते हैं ना, उनको हम देख लें पहले, फिर हम इनको कार्यकाल देखेंगे। ये बड़ा हौच-पौच वाला है ये भी। एक चेयरमैन होता है, चेयरमैन कौन हो सकता है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है। जो 10 से 20 मेंबर होंगे ये कौन हो सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। एक को तो आप चेयरमैन बना देंगे और बाकी 10 से 20 में क्या लेंगे हम, इसमें एक्सपर्ट लेंगे, और ये भी हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस से ही, सॉरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ही लिए जाएंगे। जो 10 से 20 एक्सपर्ट मेंबर होते हैं ये कौन होते हैं, इनको नॉलेज होनी चाहिए साइंस की, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरेट की, फिजिक्स की, और 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एनवायरनमेंट में, क्योंकि भाई एनजीटी का काम वही संभाल सकता है जिसको एनवायरनमेंट की नॉलेज हो। सिर्फ सरकारी अधिकारी लेने से एनजीटी का काम नहीं चलेगा, इसीलिए इसमें 10 से 20 मेंबर, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट मेंबर, ये वो होने चाहिए जिनको 15 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो अदर मेंबर हैं वो कोई दूसरी पोस्ट नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो जुडिशियल मेंबर है, चेयरमैन और जो अन्य जुडिशियल मेंबर हैं, ये 2 साल, यानी कि जब रिटायर्ड हो गए उसके 2 साल का गैप देंगे और उसके बाद में ये फिर से पोस्ट ले सकते हैं, लेकिन 2 साल का इनको क्या देना पड़ेगा, गैप देना पड़ेगा। और जो अदर मेंबर है वो तो कोई पोस्ट ले ही नहीं सकते। अब इसमें जो एज है, टेन्योर, ये बड़ा विचित्र है। अदर मेंबर के लिए, एक्सपर्ट के लिए तो मुझे नहीं कहीं दिखा, लेकिन जो अगर कोई इसमें ऐसा मेंबर है जो फर्स्ट और जो 10+20 है ना, इसमें अगर कोई मेंबर आता है और अगर वो हाई कोर्ट से आता है, अगर हाई कोर्ट के जज को उठाया गया है तो उसकी एज अलग रखी है, 5 साल या 67 साल, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट के जज को उठाया गया है तो उसकी एज 5 साल + 70 साल। तो दोनों में अंतर याद रखें। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला है आपका एनजीटी, ठीक है। अगला देखें, फूड आपका 21 जुलाई 2017 में हुआ था, सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है। और इसका जो विज्ञप्ति थी ये किसने दी थी, आपका एक्ट 2013 में। एक्चुअल में फूड का जो आपका अधिनियम है ये केंद्र ने लागू किया था 2017 में, और इसमें स्टेट को डायरेक्शन दिया है कि आप अपने राज्य में एक फूड कमीशन बनाएं, एक खाद्य आयोग का गठन करें। तो सेंट्रल ने इसको आदेश दिया है, लेकिन बनाती इसको स्टेट है, सेंट्रल का कोई फूड कमीशन नहीं होता है, ठीक है। तो एमपी की हम बात करते हैं, 21 जुलाई 2017 स्टेट गवर्नमेंट आती है, डिसमिसल भी स्टेट गवर्नमेंट है। मेंबर देखें, मेंबर भी बड़े इसके हौच-पौच वाले, 1+5+1, एक अध्यक्ष, 5 इसमें अदर सदस्य और एक इसमें सचिव रह सकता है। तो इन 5 में से भी देखें 2 वुमेन कंपलसरी हैं, जिनमें से एक मेंबर एससी और एक एसटी का होना जरूरी है, बाकी फिर कोई भी हो सकता है। पहले थे राजकिशोर स्वान, ये फर्स्ट है और 2017 में बना, इनका कार्यकाल शायद 22 तक है, तो ये अभी भी वर्तमान में मौजूद है, ठीक है। ये मई कहाँ से आ गया,
इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 65 साल है और शायद 5 साल रहता है, जिक्र मुझे कहीं मिला नहीं इसमें। अगेन एलिजिबल रहता है, किसी भी पोस्ट में दोबारा से इसको ज्वाइन कर सकता है अध्यक्ष या जो अन्य सदस्य हैं। नीति आयोग, ये ग्रीन इसीलिए किया है, ना तो ये संविधान में है ना ये किसी अधिनियम के तहत इसको लागू किया गया है। नीति आयोग से पहले योजना आयोग था, योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 1915। याद रखें, पेपर में पूछ सकते हैं, बहुत लेटेस्ट है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें ज्वाइन कराती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के खुद मेंबर इसमें सदस्य होते हैं। तो इसके टोटल सदस्य जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, 4 होते हैं इसमें पूर्णकालिक। ठीक है, अध्यक्ष को हम हटा दें, अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, ये 2 मेंबर हम हटा दें तो 4 पूर्णकालिक, 4 पदेन सदस्य, 2 आंशिक सदस्य और एक सीईओ। प्रेजेंट में जो इसके सीईओ हैं वो अमिताभ कांत हैं और वर्तमान में जो सीईओ हैं इसके वो अरविंद पनगड़िया हैं। ये याद रखें। इसमें के बारे में कुछ और चीज़ें और देखें। नीति आयोग मोस्टली इंडेक्स ही जारी करता है, तो कौन कौन से इसके इंडेक्स हैं? मुख्य कंपोजिट वाटर है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी है, इंडिया इनोवेशन है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस है, ईज ऑफ लिविंग है, एसडीजी इंडिया है और नेशनल हेल्थ है। ठीक है, तो ये मोस्टली आपके इंडेक्स को जारी करता है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कुछ कमीशंस थे जो मैंने प्रयास किया आपको सिखाने के लिए, क्योंकि ये एक साथ पढ़ोगे तब जाके आपको इसमें जो कन्फ्यूज़न है वो दूर होगी। अलग अलग पढ़ते जाओगे तो कौन क्या था कैसे था पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये शीट काफ़ी बड़ी है तो इसको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट करके, पीडीएफ में आपको 2 से 3 पेजेस में मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि एक पेज आपका फ़ोन पर भी नहीं खुलेगा इतना बड़ा, आप उसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन के अलग, जो एक्ट के द्वारा है उनको दोनों को अलग अलग करके मैं आपके सामने पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बहुत मेहनत से मैंने चार्ट बनाया है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।